Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. आम आदमी पार्टी इसकी हकीकत की 5 मिनट बात पे जरूर करना चाहता हूँ। पहली चीज तो दिल्ली का केजरीवाल का मॉडल सही में कोई मॉडल नहीं। मॉडल तो वो होता है जैसे मैं बार बार कहता हूँ ऐसा जिम्नेजियम बनाना है ना, ठीक है, कितनी मशीनें लगेंगी, कितने कसरत के सामान लगेंगे, कितना लंबा होगा, क्या उसमें एयर कंडीशन होगा कि नहीं होगा। मॉडल उससे बनता है जब कोई विजन के साथ आप कोई चीज करते हो। मेरे को बना बनाया अगर जिम्नेजियम मिल जाए तो उसमें मुफ्तखोरी में 4 सीटें फ्री में बांट दूं, वो मॉडल नहीं है, वो केवल वोट की राजनीति है। दिल्ली में पिछले 5-7 साल में दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं गारंटी से कहता हूं और आप लोगों से चैलेंज करता हूं, मैं जगह जगह चैलेंज कर रहा हूं कि आम आदमी का कोई भी आदमी मेरे बगल में बैठ के, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई हो, आके चैलेंज में बात कर ले, एक भी काम पिछले 7 साल में ऐसा नहीं हुआ जिसमें दिल्ली की बढ़ोतरी है। जो कुछ हुआ वो शीला जी के कांग्रेस के जमाने की किए हुए काम को ही इन्होंने थोड़ा बहुत उस पर चढ़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसमें भी 70% 80% जगहों पे ये लोग फेल हुए। मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली में ये बार बार बात करता है केजरीवाल की मैंने 23 फ्लाईओवर बनाए, जबकि कांग्रेस के समय 8 से 90 हो गए थे। हमने एक आरटीआई मांगा दिल्ली सरकार ने, आरटीआई ने कहा कि पिछले 7 साल में एक भी नया फ्लाईओवर ना सैंक्शन हुआ ना बना। आपने सुना होगा बार बार ये कहता है कि भाई साहब मेरी ईमानदारी की सरकार है। ये एक ही आदमी है जो खुद ही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। ये बार बार कहता है कि साहब 400 करोड़ के फ्लाईओवर बनने थे, मैंने उसको 150 करोड़ में बनाया, 200 करोड़ में बनाया। आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी सुना ना। सिद्धि जी, उसकी हकीकत ये है, और मैं आप जिसको चाहो मैं आंकड़ा दे सकता हूँ। 2000 में 3 फ्लाईओवर जो वजीरपुर की बात करता है दिल्ली में प्लान हुए, 280 करोड़ के, 400 करोड़ के और 400 करोड़। उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की और 2013 में फरवरी और मार्च में ये तीनों के तीनों जब टेंडर हुए तो 400 करोड़ और 400 करोड़ के दोनों फ्लाईओवर 250 करोड़ और 250 करोड़ पैसा बचाया। तो कांग्रेस सरकार की समय बचा, इसके समय कंप्लीट हुआ क्योंकि हमारी सरकार हार गई थी 2014 में, फीता काटा इसलिए। ये तो इतना बेशरम आदमी हो, मैं बेशरम शब्द बड़े दुख से इस्तेमाल करता हूं कि काम किया कांग्रेस सरकार ने, कीमतें कम की कांग्रेस सरकार की, और ये तार ठोकने के लिए पहुंच गया कि ईमानदार मेरी सरकार है। ये बात करता है अस्पतालों की, दिल्ली में बार बार कहता है मैंने अच्छी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था दी, मैं उसकी आपको खुलासा करता हूँ। हम लोगों की सरकार ने 18 अस्पताल थे, उसको 36 अस्पताल किया। 4000 बिस्तरे थे दिल्ली में, 11000 किए और 10 अस्पताल नए छोड़ गए जो बन रहे थे। इसने पूरे के पूरे 10 अस्पताल बंद कर दिए बनने को, क्योंकि उसमें खर्चा होता है और खर्चे से इस तरीके के काम से हमेशा वोट नहीं मिलता है। जब कोविड आया दिल्ली में तो दिल्ली में जो बुरा हाल हुआ था, ये दिल्ली वो दिल्ली है इसमें हिंदुस्तान भर से लोग आकर इलाज कराया करते थे। दिल्ली से लोगों को भाग भाग के पूरे हिंदुस्तान में जाना पड़ा अपना इलाज कराने के लिए। इतनी दर्दनाक हालत इस दिल्ली में हो गई, और केवल इसलिए कि काश हमारे वो 10-12 नए अस्पताल बन गए होते, हमारे पास 5000 या 6000 और बिस्तर होते, तो सिद्धू साहब जो लोग सड़कों पे मरे हैं ना, उसमें कम से कम 50% बच जाते। अगर हमारे यहाँ ऐसा कानून होता तो साध्वी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए था, केवल इसलिए इसने उस काम को बंद कर दिया जो काम सही में जनता का फायदा करता है। लोग बात करते हैं इसकी मोहल्ला क्लिनिक, क्या है मोहल्ला क्लिनिक? दिल्ली में पहले डीएचएस की डिस्पेंसरी बना करती थी और डिस्पेंसरियों का एक जाल फैल गया था दिल्ली में। लेकिन डिस्पेंसरी में खर्चा होता है, उसमें बेड लगते हैं, उसमें डॉक्टर जाता है, उसमें स्पेशलिस्ट जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जाता है। इसने उन सबको बंद करके, क्योंकि इससे पैसा नहीं मैनेज हो रहा था, अपने डॉक्टरों को 300 या 400 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अगर आप टोटल दिल्ली के आंकड़े देखेंगे तो पहले डिस्पेंसरियां थी 600, उसमें जो 250-300 बंद करके अब डिस्पेंसरी और आम मोहल्ला क्लिनिक मिला के हैं 600। वही चीज केवल कांग्रेस का नाम हटा के अपना नाम लगाया। लेकिन मजे की बात यह है, अभी एक आरटीआई निकल के आया केजरीवाल जी के ऊपर कि केजरीवाल जी ने पिछले 7 साल में कहां इलाज कराया, और उसमें आया कि उसने इलाज कराया है डीएचएसएस की डिस्पेंसरी में। खुद भी मुख्यमंत्री कभी जब बीमार हुआ सर, आम आदमी पार्टी क्लिनिक नहीं गया, कांग्रेस की बनाई हुई उसने डिस्पेंसरी में जाकर इलाज करवाया। ये तो हाल है इसकी। शिक्षा पर आते हैं, ये कहता है शिक्षा में मैंने गजब का काम किया। सिद्धू साहब जब आए थे दिल्ली, सिद्धू साहब ने मुझसे कहा कि साहब ये इनका आदमी आया था हमारे यहाँ स्कूल देख के गया, मैं भी इनके स्कूल देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि किसी स्कूल में घुसने नहीं देंगे ये, क्योंकि दिल्ली के 1000 स्कूलों में केवल 100-125 ऐसे स्कूल है जिसको इसने ठीक किया है। 800 स्कूलों की इतनी बुरी हालत है। आप लोग प्रेस वाले हो, आप लोग दिल्ली में किसी अस्पताल में घुस के कहो कि हम फोटो देखना चाहते हैं, पंजाब में सच दिखाना चाहते हैं, आपको घुसने तक नहीं देंगे।
क्योंकि ये जो स्कूलों को ठीक करने का काम था ये तो पहले से चल रहा था। कांग्रेस के समय 14,000 नए कमरे बने थे, लेकिन हमारे समय 300 नए स्कूल बने। इनके समय 20 या 22 इन्होंने नए कमरे पुराने स्कूलों में बनाए, लेकिन केवल 10 नए स्कूल बनाए। ये बात करता है रिजल्ट की। मैं रिजल्ट की आपको बताना चाहता हूँ, 12वीं के रिजल्ट की। कांग्रेस के 15 सालों में 64% से 90% हुआ पास का परसेंटेज। इसके 7 साल में केवल 90% से 95%। वही धरा वही स्पीड जो कांग्रेस की थी, बल्कि उसमें भी कमी आ गई। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपना मॉडल नहीं बेचा, इसने अपना मॉडल बेचा, तो आज इसको झूठी वाहवाही मिलती है शिक्षा में। हम 10वीं क्लास में आते हैं सिद्धू जी, 10वीं में बच्चों को एडमिशन तो नहीं मिलती है, लेकिन 10वीं क्लास वो क्लास है जहां एक समझ लीजिए फाउंडेशन बच्चे की बनती है। दिल्ली में 32% बच्चे सरकारी स्कूलों में पास होते थे 10वीं में, जब कांग्रेस की सरकार आई। 2009 में जो आखिरी बोर्ड का इम्तिहान हुआ है सिद्धू जी, हमारे 90% पास परसेंटेज था, 62 से 90%। फिर उसके बाद बोर्ड के इम्तिहान बंद हो गए। हमारे 99% पास होते थे, लेकिन इसके फ्रॉड की तरह मैं उसको 99% नहीं कहूंगा, हम 90% तक ले गए। जब 3 साल पहले दोबारा बोर्ड के इम्तिहान शुरू हुए तो 10वीं का परसेंटेज 68% पे गिर गया और उसके अगले साल 71% पे गिर गया। तो यही मैं पूछना चाहता हूं कि 30% बच्चों का भविष्य ये पार्टी बर्बाद करती है। ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे दौड़कर सरकारी स्कूलों में आते हैं। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछता हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार थी तो 16 लाख बच्चे पढ़ते थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में। 7 साल में जब इसने अच्छे स्कूल कर दिए तो 16 लाख से गिर के 15 लाख पर आ गए। ये कौन सा स्कूल है भाई जिसमें बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? आबादी बढ़ गई, दिल्ली में लोग बढ़ गए, दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चे कम हो गए, और आप कहते हो लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूल इतने अच्छे होते कि प्राइवेट से बेहतर है, तो सिसोदिया साहब अपने बच्चे पढ़ा लेना दिल्ली सरकार के स्कूल। दिल्ली सरकार का सबसे, दिल्ली में सब प्राइवेट स्कूल जिसमें सबसे मुश्किल से एडमिशन मिलती है वो सरदार पटेल विद्यालय है। इसने अपने दोनों बच्चे उसमें एडमिट करवाए, दिल्ली सरकार के स्कूल में नहीं एडमिट करवाए। दिल्ली सरकार के स्कूल गरीबों के लिए है, पैसे वालों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं। ये 2 क्षेत्र में इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि दर्द होता है जब इसके मॉडल की बात करता है। ये बात करता है कि हम पंजाब की फाइनेंस की व्यवस्था ठीक करेंगे। मैं फाइनेंस के बारे में बता देता हूँ। डींगे मारता है कि साहब मेरी एक ही सरकार है हिंदुस्तान में जो फायदे की सरकार है। सही बात, फायदे की सरकार है, लेकिन वो केजरीवाल का गौरव नहीं है, केजरीवाल का पराक्रम नहीं है। 2002 में शीला जी ने सरप्लस स्टेट कर दिया। 2002 में 1999-2000 से दिल्ली सरप्लस स्टेट चल रहा है। पिछले 15, 25, 20 साल से दिल्ली सरप्लस स्टेट चल रहा है। जिसको भी आंकड़े पता करने हो मुझे मत देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चले जाइए, उसमें हर स्टेट का आंकड़ा आता है। दिल्ली हमेशा रही है पॉजिटिव। और क्यों रही है पॉजिटिव? क्योंकि दिल्ली में खर्ची कुछ नहीं है। पंजाब में आप 15% बजट एग्रीकल्चर में खर्च करते हो, दिल्ली 0 करती है। आप सिंचाई पर 20% बजट करते हो, दिल्ली 0 करती है। आप पुलिस पर कम से कम 8 या 10% बजट करते हो। 8,000 करोड़ दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस का भारत सरकार खर्चा देती है। जो जब दिल्ली में कोई खर्चा ही नहीं है, उन जगहों पे खर्चा ही नहीं है जहां गरीब रहता है, जहां हमारा बेसहारा रहता है, तो फिर दिल्ली में प्रॉफिट तो होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और सवाल पूछता हूं इससे कि क्या ये ईमानदारी का प्रबंधन है? हमारी सरकार जब गई थी तो भारत सरकार को हम 30,000 करोड़ का हमारा बकाया था भारत सरकार को। जल बोर्ड में हमारे 10-15 हजार करोड़ का लॉस था और डीटीसी में 4-5 हजार करोड़ का लॉस था। यानी टोटल 50,000 करोड़ का नुकसान उस समय, जिसको आप कहते हैं ना डेट, वो 2014 में था। आज दिल्ली सरकार का डेट 1.5 लाख करोड़ हो गया है। ये बात करता है ना कि पंजाब का 3-3.5 लाख करोड़ का डेट बहुत ज्यादा है। सर दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ का डेट है ये। लेकिन इसने क्या किया कि इसने कंपनियों का डेट बजट से हटा दिया। इनकम टैक्स वाला जानता चोरी कैसे होती है सर नंबर की। इसने चोरी की 57-60 हजार करोड़ का नुकसान दिल्ली जल बोर्ड में है। राघव चड्डा जो यहाँ घूमते हैं ना ध्यान ठीक करने के लिए, उसने सर 3 गुना वहां का जो है डेट बढ़ा दिया। उससे पूछ लो 60,000 करोड़ क्या लूट लिया तुमने पिछले 7 साल में भैया वहां। और अगर आप देखेंगे सिद्धू साहब, आज सवेरे प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया है कि उनके एक महाभ्रष्टाचार उन्होंने पाया दिल्ली जल बोर्ड में। जैसे ही वो लोक अदालत में गए, इनको वो सारे के सारे टेंडर कैंसिल करने पड़े। डीटीसी जो दिल्ली का चकाचौंध बसें चलती थी, उसमें आज 40,000 करोड़ का लॉस हो गया। 1.5 लाख करोड़ का लॉस इसने उस शहर में कर दिया जिस शहर में हर जगह टैक्स देने वाले लोग हैं और कोई खर्चा नहीं है।
मैं केवल आपके माध्यम से पंजाब की जनता से कहता हूं, 3 लाख करोड़ के घाटे का राज कहीं इसे पकड़ा दिया तो 5 साल बाद 8 या 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। फिर चाहे सिद्धू जी सीएम बना लो, किसी को सीएम बना लो, किसी को उल्टा टांग लो, ये प्रदेश हमेशा के लिए बिक जाएगा। दिल्ली का मॉडल केवल एक ढकोसला रहा है, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में पिछले 5 साल में। ये पानी की बात करता है, 1 नया लीटर पानी का इंतजाम इसने नहीं किया, कांग्रेस ने इंतजाम किया था, उसी पर दिल्ली चल रही है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, सारे हमारे जमुना जी इसलिए गलती है क्योंकि दिल्ली का सुएज जमुना में गिरता है। कांग्रेस के समय कम से कम 7-8 से लेकर 15-16 तक हमारे एसटीपी बन गए थे। पिछले 7 साल में 1 नया एसटीपी नहीं बना, एक भी। और ये संदीप दीक्षित नहीं कह रहा है, ये सत्यवादी केजरीवाल के अपने आरटीआई कह रहे हैं। किसी भाई को जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, इतने पड़े हुए हैं, मैं तो बांट के थक गया हूं। जिसको चाहिए उसकी आरटीआई ले ले। लेकिन झूठ बोलने में इसकी परिकाष्ठा है। एक और मैंने नया चीज सिद्धू जी देखी होती नहीं, कह रहा था दिल्ली के सरकार के स्कूलों में मैंने स्विमिंग पूल बना दिए। आप लोगों ने देखा होगा छप छप करते। तो हमने आरटीआई से पूछा साहब कितने बने, तो उनका कि दिल्ली सरकार में 17 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हैं, लेकिन पिछले 7 साल में केवल 2 बने। सारा काम हम लोगों ने किया, मॉडल किसी ने बनाया तो शीला जी ने बनाया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, दिल्ली का मॉडल दिल्ली से बाहर कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली समृद्ध राज्य है, दिल्ली की जरूरतें कुछ और हैं। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, बसों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है। पंजाब में या और राज्यों में और चीजों की जरूरत है। उसको कभी भी गलती से मत करिएगा। पंजाब के लिए अगर कोई मॉडल जरूरी है तो पंजाब का अपना मॉडल जरूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूं सिद्धू जी का कि उनमें ये विजन आया, उनमें ये समझ आई, उनमें ये सोच आई कि इस चुनाव में वो जाएंगे तो उन्होंने अपना कांग्रेस का 13 पॉइंट का जो पंजाब का मॉडल किया था उसको सामने रखा। ये मुख्य बातें मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। जिन भाइयों से और कोई सवाल पूछ रहे हो, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धू जी से वो भी अपनी बात कहें। उसके बाद अगर कोई सवाल होंगे, आपके पास समय होगा तो उसको देंगे। नहीं सर, आपसे ही सवाल इधर ही करो आज। अंकल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ भाई। सर रवनीत पीएम का विजिट हो रहा है परसों। रवनीत बिट्टू ने कहा कि अगर पीएम ने आना है बाई एयर या चौपर पे बाई रोड ना आए, क्योंकि 1.5 साल उन्होंने किसानों पे रोड पे बिठाया, उनका विरोध हो सकता है। उस पर आपका कहना है? देखिए मेरा ये है कि पीएम, ये चुनाव का समय है, पीएम हो या कोई भी लीडर हो उसको स्वागत होना चाहिए। चुनाव प्रचार में कोई भी व्यक्ति आए उसमें मेरे हिसाब से पर्सनली कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति ने अगर 2 साल 3 साल गलत नीतियां करी हैं जिसपे लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो मैं बिट्टू जी से कहूंगा, तमाम किसान संगठनों से करूंगा कि आप विरोध जताइए, आप प्रदर्शन करिए, आप लोगों को सचेत करिए कि यही वो प्रधानमंत्री है जिसने ये 3 काले कानून लाए थे और आपके विरोध के कारण में वापस लिए। लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव के समय कोई भी आए, अपनी बात कहने की उसकी स्वायत्तता है और उसमें हमको बिगड़ नहीं डालना चाहिए। सर सेकंड, रवनीत बिट्टू जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो सिद्धू साहब को सुपर सीएम बनाया जाएगा। सुपर सीएम कोई बनता नहीं है, लेकिन देखिए साहब, मेरा तो ये है कि जो विजन सिद्धू जी ने पिछले 10-15 दिन में किया है और जिस विजन के साथ वो उठे हैं और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, मेरे ख्याल से सिद्धू जी से ज्यादा सिद्धू जी का विजन और सिद्धू जी की जो स्ट्रेटेजी है। देखिए इनके विजन में मैंने एक चीज देखी, लोग बात तो कर देते हैं कि हम बढ़िया करेंगे, लेकिन उसको रणनीति पे उतारा है सिद्धू जी ने। मेरे ख्याल से जो सिद्धू जी का जो विजन रहेगा वो सुपर सीएम होगा पंजाब, क्योंकि वही गाइड करेगा इसके बाद जो हमारा सीएम बनेगा, जब हमारी सरकार बनेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धू जी सुपर सीएम हैं, लेकिन सिद्धू जी नहीं, सिद्धू जी के विचार, सिद्धू जी के आइडिया, सिद्धू जी की स्ट्रेटेजी और सिद्धू जी के लिए पंजाब का विजन, वो हमारा सुपर सीएम बनेगा। सर ईस्ट हल्के में जितने भी लोग थे वो सिद्धू साहब को सीएम फेस देखना चाहते थे। चन्नी साहब को सीएम फेस किया, लोगों का कहना है कि वो ईडी का रेट जो हुआ है उनके तल्लक थे जी। इनका जो पंजाब मॉडल था यही आगे ला सकते थे, ईमानदार बंदा इनसे अच्छा कोई नहीं था जो लोग कहते हैं जी। तो आप समझते हैं इनको सीएम क्यों नहीं बना? देखिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि न केवल ईमानदार, बल्कि देखिए ईमानदार का ही एक बात नहीं होती है, उसके पीछे एक सच्ची सोच। जो मैंने कहा कि जैसे मैंने इनके विजन में देखा, बहुत कम हिंदुस्तान में नेता हैं जो इस तरीके का विजन रखते हैं। लेकिन जब आदमी कोई या पार्टी कोई राजनीतिक निर्णय लेती है तो उसके बहुत से और पहलू भी होते हैं। इसलिए हम पार्टी के अंतम सदस्य हैं, पार्टी ने जो भी सोच समझ के किया होगा वो सम्मान देखा होगा। मैं इतना जरूर अपने को व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, और सिद्धू जी को भी मैंने एक दिन बताया कि साहब मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं आऊँ चंडीगढ़, मुझे झंडे वाली गाड़ी लेकर आए और मैं आपकी स्वेरिंग इन पर आऊँ। वो इस साल होगा, 2 साल होगा, बाद में होगा, लेकिन एक हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में वो मेरा विजन है। सर विक्रम
ਸਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 42 ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਥਪੜੋ ਥਪੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਡੈੜ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼? ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ कल्याणकारी स्टेट, वेलफेयर स्टेट किस तरह बना। सर आपकी बेटी से जब पूछा गया सीएम फेस नवजोत सिंह सिद्धू, यार, उन्होंने कहा वे ईमानदार बंदे हैं, देखो लॉन्ग टर्म के लिए आगे मेरी एक जाएंगे। गल सुन यार,